गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के बारे में बताऊंगी। देखो जो उत्तोलक अथवा पूंजी संरचना अनुपात ये क्या होता है। उत्तोलक अनुपात का संबंध व्यवसाय के स्वामियों इक्विटी अंशधारियों द्वारा लगाई गई पूंजी तथा ऋणदाताओं। तो एक तो इक्विटी अंशधारी बता रहा है और दूसरा क्या है, पूंजी तथा ऋणदाता के बारे में दो टर्म यहाँ आ रहे हैं। तो इक्विटी अंशधारी बेसिकली ओनर होते हैं कंपनी के, ठीक है, और ऋणदाता जिनसे हम उधार लेते हैं। तो जिन ओनर और जो जिनसे हम लोन ले रहे हैं उनके बीच के एक संबंध को बताने वाला ये रेशो है। तो दोबारा रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। उत्तोलक अनुपात का संबंध व्यवसाय के स्वामियों इक्विटी अंशधारियों द्वारा लगाई गई पूंजी तथा ऋणदाताओं से प्राप्त की गई रकम के बीच संबंध से होता है। ये अनुपात जोखिम रिस्क कैपिटल, तो दोनों में लोन लेने वाले अमाउंट और खुद से लगाने वाले अमाउंट के बीच में रिस्क क्या का फैक्टर कितना है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये अनुपात जोखिम पूंजी रिस्क कैपिटल अर्थात समता पूंजी इक्विटी कैपिटल के माध्यम से ऋणदाताओं को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। तो हमारी जो खुद की पूंजी इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो पूंजी लगाई जाती है, मतलब ओनर की जो पूंजी लगाई गई है, उससे जिनसे हम उधार ले रहे हैं उनको उनका ऋण वापस करने प्लस उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो रिटर्न करने में, दोनों के लिए जो प्रोटेक्शन मिलता है इक्विटी कैपिटल अमाउंट की वजह से, उसके बीच के रेशियो को फाइंड करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब इसमें है ऋणदाताओं को ये अनुपात यह बताते हैं कि उनके द्वारा लगाई गई रकम की तुलना में स्वामियों द्वारा विनियोजित पूंजी कितनी है। जो बाहर से अमाउंट लगाएगा उसको पता होना चाहिए कि उस जिस भी कंपनी में वो पैसे दे रहा है वहाँ रिस्क फैक्टर कितना है। फिर व्यवसायियों के स्वामियों को ये अनुपात बताते हैं कि उन्हें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से कितना लाभ हो रहा है, कि उनको ये व्यवसाय में जो ओनर है उनको क्या बेनिफिट हो रहा है। उनको ये पता चल रहा है कि इक्विटी में ट्रेडिंग करने से, मतलब इक्विटी खरीदने से ही उसके ओनर बन रहे हैं। तो इक्विटी खरीदने से उसका उसमें कितना उस ट्रेडिंग करने से, तो वो उसको ट्रेडिंग करना कहते हैं खरीदने को। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करने से कितना लाभ हो रहा है तथा अतिरिक्त पूंजीकरण का प्रशासनिक नियंत्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो पैसा बाहर किसी और से आ रहा है अगर वो कितना लग रहा है और उससे उसमें उनकी जो होल्डिंग है कंपनी पे उसमें उसका कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो इक्के दुक्के नंबर ऑफ़ शेयर जिनके कम होते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, पर जो बहुत हैवी नंबर ऑफ़ इक्विटी लार्ज नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं उनके लिए उनको डीप स्टडी की बहुत ज़रूरत होती है। वो बेसिकली डिसीजन में होल्डिंग रखते हैं। व्यवसाय के स्वामियों द्वारा विनियोजित पूंजी पर ऋण का भार देखने के लिए प्रमुख रूप से दो पद्धति काम में लाई जाती है। तो जो खुद का पैसा लग रहा है उस पर जो बाहर से लोन लिया जा रहा है उसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का कितना बर्डन इसमें आ रहा है, ये जानने के लिए दो मेथड अपनाए जाते हैं। तो प्रथम पद्धति के अंतर्गत ऋण पूंजी तथा स्वामियों द्वारा विनियोजित पूंजी का सापेक्ष संबंध देखा जाता है। तो पहली जो पद्धति है उसमें तो उसका सापेक्षिक संबंध देखा जा रहा है, तथा द्वितीय पद्धति के अंतर्गत व्यवसाय के लाभों पर ऋण पूंजी पर देय ब्याज का भार देखा जाता है। देखो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दोनों पद्धति में क्या डिफरेंस है। प्रथम पद्धति के अंतर्गत ऋण पूंजी तथा स्वामियों द्वारा विनियोजित पूंजी का सापेक्ष संबंध देखा जाता है, दोनों में पूंजी कितनी लग रही है वो उनका रिलेशन देखा जा रहा है। तथा द्वितीय पद्धति के अंतर्गत व्यवसाय के लाभों पर ऋण पूंजी पर देय ब्याज का भार देखा जाता है। तो सेकंड पद्धति में क्या देख रहे हैं कि
बिजनेस को फाइनली प्रॉफिट हो कितना रहा है और उस प्रॉफिट में से कितना परसेंटेज, कितना रेशियो हमें उस इंटरेस्ट, उस ब्याज का इंटरेस्ट, उस लोन का इंटरेस्ट पे करने में देना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो इंटरेस्ट दिया जाता है डिबेंचर्स पे वो प्रॉफिट में से ही देते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद्धति के अंतर्गत ज्ञात किए जाने वाले अनुपात निम्न है। प्रथम, ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात, जिसमें ऋण और क्षमता, डेब्ट और इक्विटी का रेशियो निकाल रहे हैं। फिर दूसरा है स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो। स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो। फिर है स्थानीय संपत्ति अनुपात, फिक्स असेट्स रेशियो। फिक्स असेट्स रेशियो। चौथा है शोध क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो। पांचवा है पूंजी दंतीकरण अनुपात अथवा गियर अनुपात, कैपिटल गियरिंग रेशियो। पूंजी दंतीकरण अनुपात अथवा गियर अनुपात, कैपिटल गियरिंग रेशियो। द्वितीय पद्धति के अंतर्गत ज्ञात किए जाने वाली अनुपात निम्न है। द्वितीय पद्धति के अंतर्गत ज्ञात किए जाने वाला निम्न अनुपात निम्न है। पहला है ऋण सेवा अनुपात, डेब्ट सर्विस रेशियो। देखो वहाँ डेब्ट इक्विटी रेशियो था, ये डेब्ट सर्विस रेशियो आ रहा है। या बेसिकली वो जो बताया कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट का रेशियो कितना जा रहा है, उस तरह से देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट बिजनेस का कितना बन रहा है और इसमें से कितना इंटरेस्ट हमको देना पड़ रहा है उस तरह। तो डेब्ट सर्विस रेशियो, ऋण सेवा अनुपात। सातवां है पूर्वाधिकार अंश लाभांश व्याप्ति अनुपात, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस शेयर्स जब खरीदते हैं तो वो कंपनी के ओनर नहीं होते, लेकिन जो डिविडेंड उन पे एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मेंशन होता है और वो कंपनी को पे करना होता है और वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने से पहले देना होता है। तो इसलिए उसको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं कि इक्विटी शेयर्स के शेयर होल्डर्स के ऊपर उनको प्रेफरेंस होता है कि पहले उनको पे किया जाए। ठीक है, तो ये है पूर्वाधिकार अंश लाभांश व्याप्ति अनुपात, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। फिर आठवां है रोकड़ ऋण सेवा अनुपात, रोकड़ ऋण सेवा अनुपात, कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो। कैश टू डेब्ट सर्विस रेशियो। इन सभी अनुपातों को यहाँ स्पष्ट किया गया है, मतलब इनको इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो पहला स्टार्ट करती हूँ, ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अर्थ क्या है इसका, किसी भी व्यावसायिक संस्था की कुल संपत्तियों का अर्थ प्रबंधन स्वामियों द्वारा विनियोजित क्षमता, अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी या ऋण पूंजी या सभी से सम्मिलित रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कुल संपत्ति है किसी भी बिजनेस में, जो पैसा कैपिटल लाया जाता है वो तीन तरह से लाया जा सकता है। पहला तो इक्विटी शेयर इशू करके, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर इशू करके और तीसरा है डिबेंचर्स इशू करके। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स जो खरीदेंगे वो उसके ओनर बनेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को सिर्फ डिविडेंड का प्रेफरेंस रहता है और जो डिबेंचर्स है उनको और किसी तरह की कोई हेडेक नहीं होती, खाली उनको इन टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करना होता है कंपनी की तरफ से। अब देखो संस्था की शोधन क्षमता पर संपत्तियों के विनियोजन में स्वामियों द्वारा प्रदान किए तथा, देखो रिपीट कर रही हूँ, संस्था की शोधन क्षमता पर संपत्तियों के विनियोजन में स्वामी द्वारा प्रदान किए तथा बाह्य संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में दिए गए अनुपात का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि स्वामियों द्वारा विनियोजित धन एवं बाह्य संस्था से लिए गए ऋणों के मध्य उचित संतुलन रखा जाए। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक दूसरे पे बर्डन, इक्विटी का और डिबेंचर का एक दूसरे पे बर्डन और इसका इफेक्ट ज़रूर होता है। इक्विटी ज़्यादा है या डिबेंचर्स ज़्यादा है, इसका एक दूसरे पे प्रभाव
ज़रूर पड़ता है। तो इसलिए इनके बीच में एक प्रॉपर कंट्रोलिंग संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना ज़रूरी है। यदि कंपनी संपत्तियों के अर्थ प्रबंधन हेतु ऋण की तुलना में स्वामियों द्वारा विनियोजित धन पर अधिक निर्भर करती है तो बाह्य लेनदारों का हित सुरक्षित होता है। तो और संस्था के समक्ष उनके भुगतान की कोई समस्या नहीं होती है। तो जब कंपनी में खुद का ही पैसा लगा होता है, इक्विटी से कैपिटल, इक्विटी इशू करके पैसा आया हुआ है, इक्विटी है, तो वह मंथली या एनुअली आप इंटरेस्ट पे करने वाली हेडेक नहीं होती। अगर इन केस बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना नहीं देना कंपनी का खुद का डिसीजन होता है। वहाँ वो देना अवॉइड भी कर सकती है। इन फ्यूचर जब प्रॉफिट हो तब वो वहाँ डिक्लेयर कर सकती है, या फिर ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, लेकिन अगर डिबेंचर्स इशू करके पैसा कंपनी में आया है और वहाँ जो इंटरेस्ट पे करना है डिबेंचर्स को, इन केस अगर कंपनी लॉस कर रही है और लगातार लॉस कर रही है तो भी कंपनी को वो इंटरेस्ट पे करना ज़रूरी है। ठीक है, वो उसको ना नहीं कह सकती कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो पे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कह सकते वहाँ पे। यदि संस्था कुल संपत्तियों के अर्थ प्रबंधन में बाह्य ऋणों का अनुपात स्वामियों द्वारा विनियोजित पूंजी से अधिक है तो ऋणदाताओं का हित अपेक्षाकृत कम सुरक्षित होता है। तो बाहर का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है तो वो इंटरेस्ट वालों पे जो भी लोन देगा उसके लिए थोड़ा सा टेंशन वाला चीज़ ये होगी कि पैसे इंटरेस्ट टाइम टू टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भावी हानि की जोखिम उन्हें उठानी पड़ सकती है। प्रॉफिट नहीं हो और लॉस हो जाए और लगातार हो और उसमें कंपनी हाथ खड़े कर दे कि हमारे पास नहीं है, तो फिर उनके पैसे जो लगाए उनमें वो इंटरेस्ट डूबने वाली कगार पे आ जाएगा। जहाँ बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाते हैं वहाँ वहाँ उस कंडीशन में ये बात कर रहे हैं। नॉर्मली तो ये होता है कि आगे पीछे पे कर देते हैं यहाँ। ठीक है, क्योंकि भावी हानि की जोखिम उन्हें उठानी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी इन ऋणों के भुगतान के समय वित्तीय कठिनाई भी अनुभव कर सकती है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है देखो। ऋण स्वामी पूंजी अनुपात की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी अपॉन इंटरनल इक्विटीज़। ठीक है, बाहर से कितना पैसा आ रहा है और अंदर का पैसा कितना है, या फिर बाहर से कितना लोन लिया है और अंदर का खुद का ओनर्स का पैसा कितना है। ठीक है, अब डेप्ट इक्विटी रेशियो का दूसरा एक और क्या कह सकते हैं, आउटसाइडर्स फंड अपॉन शेयर होल्डर्स और प्रोप्राइटर्स फंड और नेटवर्थ। तो इक्विटी या इंटरनल इक्विटी और इक्विटी को और क्या कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स और प्रोप्राइटर्स फंड और नेटवर्थ। ये टर्म आपको याद रखने हैं क्योंकि मिलते जुलते टर्म आपको मिलेंगे और उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान रखना। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो को और किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। तो जो इक्विटी है या फिर जो हम कह रहे हैं नेटवर्थ है या फिर प्रोप्राइटर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड है, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है इन डिटेल हम कहेंगे। इसमें जो आइटम इंक्लूड होते हैं वो है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें से हम माइनस करेंगे फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, फिक्टिशियस असेट्स अब यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी क्या चीज़ है। फिक्टिशियस असेट्स वो है कि स्टार्टिंग में जब बिजनेस सेटअप होता है तो एक हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहा जाता है उसे। तो उसको एक ही बार में अगर प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस के रूप में डाल दिया जाए तो वहाँ हैवी लॉस दिखेगा कंपनी का। तो उसके बजाय उसको फिक्टिशियस असेट्स के नाम से असेट साइड में शो किया जाता है, जहाँ या फिर लाइबिलिटी साइड में माइनस के रूप में शो किया जाता है। ये धीरे धीरे कई सालों में इस अमाउंट को
माइनस करके ख़त्म किया जाता है, ठीक है। और दूसरा फिक्टिशियस एसेट्स में हो सकता है एक हैवी एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग को बढ़ाने के लिए हैवी एडवर्टाइजमेंट करना। तो हैवी एडवर्टाइजमेंट के लिए जो मोटा खर्चा, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो एक मोटा खर्चा कर दिया जाता है, तो अगर उसको भी एक फाइनेंशियल ईयर में ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दें तो उससे भी कंपनी का जो लॉस है वो ज़्यादा दिख, या तो प्रॉफिट कम दिखेगा या फिर वो लॉस दिखाएगा, तो वो एक गलत पिक्चर शो करेगा कंपनी की। तो ऐसे हैवी इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंस होते हैं उसका उसी फाइनेंशियल ईयर में बेनिफिट नहीं होगा, वो कई सालों तक भी वो एडवर्टाइजमेंट सेलिंग में काम आएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसको कई सालों तक धीरे धीरे एक फिक्स नंबर ऑफ रेशियो में उसको रिड्यूस करेंगे, जैसे 1/3 है या 1/5 है, इस तरह करके। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, 1 लाख का हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर दिया, तो उसको 5 सालों में धीरे धीरे रिड्यूम किया जाए। तो 1 लाख डिवाइड बाई 5, तो 20,000 जो है वो हर साल 5 सालों तक 20,000 रुपये प्रॉफिट में से घटाए जाएंगे। इस तरह इसको रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि फिक्टिशियस एसेट्स किसको कहते हैं, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला को और आगे समझने की कोशिश करते हैं, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी।